जी. Hello everyone, I am Asta Srivastav. I am a former student of INPS classes. I secured AIR 9 in NIMSET 2021 and currently I am pursuing my MCA from National Institute of Technology, Tiruchirappalli. Today I have with me Vaishnavi Gupta, who is one of our toppers from INPS classes this year. Hello Vaishnavi. Hi Asta. So in this video, we'll talk with Vaishnavi, how was her preparation, what are all her experiences, and a little more. Okay, so let's get started. तो सबसे पहले वैष्णवी अपने बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो सबको, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और ये सब बता दो. Hi everyone, I am Vaishnavi Gupta. I have done my BSc in Mathematics from Kanpur University. I have secured All India Rank 61 in NIMSET 2022. ओके, सो वैष्णवी सबसे पहले जैसे इतना ज्यादा लोग निमसेट के बारे में जानते नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता चला निमसेट के बारे में और ये कैसे लगा कि तुम्हें ये करना चाहिए? मुझे निमसेट के बारे में मेरे भैया से पता चला जो MNIT इलाहाबाद से बीटेक करे थे. उनकी एक सीनियर थी जो कि IMPS की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने मुझे निमसेट और IMPS के बारे में बताया था. ओके, तो तुम्हें ये कैसे ये लगा कि जैसे ये तुम्हारे लिए सही बात है, ये करना चाहिए, इसमें कुछ अच्छा होगा, या तुम इसके लिए बनी हो? मुझे तो इतना कुछ आइडिया नहीं था, बट मेरे भैया ने बोला कि ये लाइन अच्छी है, क्योंकि मैंने तो BSc के बाद बीएड का फॉर्म भर दिया था, तो मैं तो उसी में एडमिशन लेने वाली थी, लेकिन भैया ने बोला नहीं वो ज्यादा अच्छी लाइन है, तो फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी. ओके, बहुत बहुत बधाई हो, इतना ज्यादा सोचा नहीं था बट फिर भी बहुत अच्छी रैंक लाई हो. ओके, थैंक तो यू सो मच. और निमसेट के बारे में पता चला, फिर IMPS के बारे में कैसे पता चला? जैसे आप क्या लखनऊ से हैं? नहीं, मैं बिधूना से हूँ, लेकिन मेरे भैया NIT इलाहाबाद में थे ना, तो उनके एक सीनियर थे, उन्होंने बताया था IMPS के बारे में. तो उन्होंने क्या बताया, अच्छी कोचिंग है क्या? नहीं, वो IMPS की स्टूडेंट थी ना, तो उन्होंने सजेस्ट किया, सर काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो उनसे काफी मेरी बात हुई, होती भी रहती है, तो उन्होंने बताया कि सर का पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा है, और वो चीज मैंने भी फील की है कि सर का पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा है. तो जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूजुअली लोग पूछते हैं. तो सबसे पहला तो अभी जैसे बात हो रही कि IMPS में टीचिंग एनवायरनमेंट कैसा है, और क्या ऑनलाइन क्लासेस की थी आपने कि ऑफलाइन? मैंने ऑनलाइन क्लासेस की थी, और सर का टीचिंग पैटर्न काफी अच्छा है. सर इवन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफी सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं. अच्छा, तो जैसे अगर नॉर्मली तो हम लोग की पढ़ाई ऑफलाइन ही चलती है. मैंने भी जब कोचिंग करी थी तो ऑफलाइन में काफी टाइम तक रही थी, फिर कोरोना की वजह से कुछ टाइम तक तो ऑनलाइन ही चला था. तो क्या ऐसा डिफरेंस लगा कि ऑनलाइन पढ़ाई में अच्छा होता है या ऑफलाइन पढ़ाई में अच्छा होता है, या अगर ऑनलाइन में मतलब इतना क्या लोगों को प्रेफर करना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन दोगे तुम? अगर कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए तो फिर ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है. अगर कोई कंसिस्टेंसी अगर ना मेंटेन कर पाए तो फिर उसके लिए ऑफलाइन अच्छा है. मुझे तो ऑफलाइन के बारे में इतना आइडिया नहीं है, बट वहां पे बच्चे सुनते थे, वहां पे मतलब काफी सर स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करवाते थे, और काफी अच्छे वहां पे माहौल रहता था. और मुझे कुछ आइडिया नहीं है ऑफलाइन के बारे में. मैंने तो कम्प्लीटली ऑनलाइन ही प्रिपरेशन की है, लेकिन ऑनलाइन का भी काफी माहौल अच्छा है. जितने भी डाउट्स वगैरह होते थे वो सर क्लास में ही सॉल्व कर देते थे. बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन तो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी तैयारी के लिए. अगर खुद से डिसिप्लिन आएगा तो वो सबसे अच्छा होगा. और जैसे कैसी फैकल्टी रही है IMPS पे? IMPS में सर की कैसी कोचिंग रही, और इवन और भी टीचर्स हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैंने नितिन सर की ज्यादा क्लासेस की. रीजनिंग की मैंने कोई क्लास नहीं की थी, बट नितिन सर का पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा है. और वहाँ की एक दो क्लासेस की है, जैसे कंप्यूटर की है, तो वो वहाँ कंप्यूटर का भी काफी अच्छा है पढ़ाने का तरीका. और रीजनिंग मैंने एक यूट्यूब चैनल से की थी, तो मुझे रीजनिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है. अच्छा, ओके, तो सब अपनी मेहनत भी कर सकते हैं. और जैसे स्टडी मटेरियल जो IMPS में मिलता है, जैसे हम लोग को तो ऑफलाइन शीट्स मिलती थी, ऑनलाइन क्या शीट्स मिलती हैं IMPS क्लासेस में, और वो शीट्स कितनी अच्छी हैं, इस बारे में कुछ बता दें? मैंने तो पहले स्टार्टिंग में RD शर्मा ऑब्जेक्टिव जो टॉपर्स के इंटरव्यू थे, तो पहले देखे तो काफी लोगों ने RD शर्मा ऑब्जेक्टिव बताई थी, तो फिर मैंने ली थी, लेकिन मैंने उसे कभी सॉल्व नहीं किया, क्योंकि सर के सीट्स मुझे लगा काफी इनफ है तैयारी के लिए, और मैंने सर के सीट्स और टेस्ट पे ही मोस्टली फोकस किया था, और मैंने उसके सिवा कोई बुक नहीं सॉल्व की किसी भी सब्जेक्ट में.
बिल्कुल बिल्कुल, सर की शीट्स बहुत अच्छी रहती है। इवन हम लोग खुद से भी अगर शीट लगाएंगे, बुक लगाएंगे तो कितनी बुक्स लगा सकते हैं। सर की शीट्स में हर बुक से अच्छा अच्छा कंटेंट सर लेते हैं और उसको एक फॉर्मेट में अरेंज करते हैं जिससे बच्चे खुद अपने आप भी सीख धीरे धीरे सीख कर आगे बढ़ सके। तो बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और जैसे मॉक टेस्ट होते हैं कोचिंग में काफी, तो इन मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहना है और कैसे रहे, अच्छे रहे, कैसे जाते थे, क्या मोड था देने का, जैसे ऑनलाइन देते थे? वैसे तो कोचिंग ऑफलाइन ही होती थी, बट जो इवन बाद में अभी रिसेंट ट्रेंड शुरू हुआ है कि अभी एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही होते हैं। तो क्या ऑनलाइन मोड का जो मॉक टेस्ट होता था उसका इंटरफेस कैसा था, कितना हेल्पफुल रहा वो एक्चुअल एग्जाम के लिए? आईएमपीएस के मॉक तो काफी अच्छे हैं, मतलब डेली पहले हम लोग के टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे, लेकिन अक्टूबर से हम लोगों के मॉक टेस्ट मतलब फुल वाले मॉक भी शुरू हो गए थे। और मुझे लगता है टेस्ट में 50% रोल तो कहीं ना कहीं मॉक का ही होता है। और सर के तो मॉक काफी हेल्प, जब फाइनल पेपर भी दे रही थी तो फिर कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ डिफरेंट है, ऐसा लग रहा था सर का बस एक मॉक ही दे रही हूँ। और इवन काफी क्वेश्चन तो सेम आ गए थे मॉक से, तो वहां पे काफी हेल्प, और सर की मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जब एग्जाम में जब हमने भी दिया था तो ऐसा आधा पेपर आया था कि जैसे सर का ही पेपर उठा के दे दिया हो, बस ये तो सारे क्वेश्चन सॉल्व भी थे, बस थोड़ा बहुत खुद से सॉल्व करना था। तो मॉक टेस्ट काफी अच्छे होते हैं आईएमडीएस तो क्लासेस इवन के। सर तो सारे तो मतलब डिफिकल्ट सिंपल हर तरीके के मॉक देते, तो प्रॉब्लम नहीं होती है अगर पेपर का लेवल अप डाउन भी हो जाए। जैसे इस बार का पेपर थोड़ा सिंपल बोल रहे थे, लेकिन सर तो हर तरीके के मॉक प्रैक्टिस करवाते हैं। बिल्कुल, पेपर कैसा भी आए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, अगर हार्ड भी आ जाए तो भी हम अच्छा कर पाए। और जैसे स्टडीज के अलावा क्या डेली रूटीन होता था, क्योंकि हर टाइम तो नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, तो किस तरह क्या एक्टिविटीज जैसे आप करती थी कि उससे फोकस बना रहे, या थोड़ा बहुत, थोड़ा मजा तो सभी करते हैं, तो कैसे सब मैनेज किया? वैसे तो मैं मोस्टली टाइम अपनी स्टडीज को ही देती थी, क्योंकि मेरा ड्रॉप किया था तो कोई ऐसा कॉलेज वगैरह का भी कोई नहीं प्रेशर था। तो बट लेकिन हाँ, कभी कभी जब लगता है कि मन नहीं लग रहा तो फिर थोड़ा यूट्यूब वगैरह चला लेती थी या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी। मेरा और कुछ ज्यादा नहीं था, और फुल टाइम अपना स्टडी पे ही फोकस करती थी, प्रिपरेशन पे ही। ये काफी फोकस पढ़ाई करी है। और जी मतलब। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत हेल्प करेगा ये आगे भी। और जैसे अभी पैंडेमिक की भी सिचुएशन चलती रहती है, कभी वेव आने का खतरा आने लगता है, तो ये सब चीजों से कितना इफेक्ट पड़ा पढ़ाई पर और मेंटल? ऑनलाइन ऑनलाइन तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हाँ ऑफलाइन कुछ समय के लिए बंद हुई थी, 10-15 दिन के लिए, लेकिन मेरे टाइम पे ज्यादा पेंडेमिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उस टाइम ज्यादा आई नहीं अटैक वगैरह प्रॉब्लम। बिल्कुल, अब तो धीरे धीरे पैंडेमिक कम हो रहा है, अच्छी बात है। हाँ। और जैसे कहा आपने कि आपने कोई भी बुक ज्यादा कंसिडर नहीं करी है प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं दूसरी बुक से, काफी स्टूडेंट्स तो काफी काफी सारी बुक्स कंसिडर कर रहे होते हैं। तो एक टाइप ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं हम तो कुछ नहीं छोड़ दे रहे हैं, हमसे कुछ छूट तो नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ कभी लगा? और मतलब कोई कि हाँ ये बुक सोच लेती हूँ, अरे यार ये कर लेनी चाहिए थी बुक, कभी ऐसा कोई फीलिंग आई किसी बुक के लिए? पहले स्टार्टिंग में लगता था, लेकिन सर काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते थे और मोटिवेट भी रखते थे कि ऐसा कभी डिमोटिवेशन फील नहीं हुआ कि बुक नहीं सॉल्व करे। और सर के टेस्ट में भी मार्क्स मतलब ठीक आ जाते थे, मतलब बहुत खराब भी नहीं आते थे, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं, मतलब सही रहते थे मेरे मार्क्स। कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रखी है आपने। हाँ, बीच में पहले तो 3 महीने काफी अच्छी कंसिस्टेंसी रही, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया था। लेकिन उस टाइम सर ने काफी मोटिवेट किया, सर से भी फोन पे बात हुई थी मेरी, और फैमिली का भी काफी सपोर्ट रहा, तो फिर दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके। और जैसे अभी प्रिपरेशन के दौरान काफी सारे मोमेंट्स आते हैं जब लोग थोड़ा इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते, जैसे मैंने भी जब प्रिपरेशन हो रही होती थी तो कभी कभी रैंक बिल्कुल नहीं अच्छी आ रही होती थी, तो मैं परेशान हो जाती थी, यार ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा। तो मैं अपने दोस्तों से बात करती थी, तो ऐसे मोमेंट्स तो आए ही होंगे बिल्कुल, जब ऐसा फील हो रहा होगा कि यार नहीं हो पाएगा इतना, तो मतलब इससे अच्छा करना चाहिए था, तो उन मोमेंट से कैसे डील किया? हाँ, जब मेरा वो ब्रेक हो गया था पढ़ाई में, तो उस टाइम मेरी परफॉर्मेंस काफी गिर गई थी, और मेरे टॉपिक्स भी काफी छूट रहे थे, और मतलब बच्चे अच्छा कर रहे थे परफॉर्म, तो सर की बस एक ही बात रहती थी, जो हो गया उस पर तो कंट्रोल नहीं है अपना, जो आगे होने वाला है उस पर देखो। तो फिर जैसे टेस्ट हो जाते थे खराब, फिर आगे सर की बात याद रहती, तो ज्यादातर रिवीजन पे फोकस करती थी, और फिर आगे के टेस्ट पे फोकस करती थी।
ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख है कि जो अगर अभी भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इस बार भी, तो कई टाइम पे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी, तो उसके बारे में सोच करके पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी जितना है कम से कम कुछ तो अच्छा हो जाएगा, तो बस एक ही चीज कर सकते हैं कि और अच्छे से पढ़ाई कर ले। हाँ, उस टाइम लगने भी लगा था कि अब तो हो नहीं, सिलेक्शन हो, क्योंकि मेरा काफी गैप हो गया था, अप्रोक्स 2.5 महीने का गैप हो गया था। तो उस टाइम सर की बातें काफी देर दिमाग में थी, सर ने भी काफी मोटिवेट किया, तो इस वजह से प्रेशर शुरू हो गया, तो मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ये भी हम सब लोग देख सकते हैं कि ऐसा कोई कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब लगे कि अब तो मतलब नहीं हो पाएगा। 2.5 महीने का भी गैप है, तो वो भी अगर मेहनत करेंगे तो वो सब कवर करा जा सकता है। कोई भी कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि अब तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, और इतनी अच्छी रैंक आई है तो सब कुछ हो सकता है बढ़िया से, बस मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो जैसे कि बोला आपने कि ड्रॉप किया था, तो उसका भी एक बहुत प्रेशर होता है कि यार ड्रॉप कर दिया है, अब तो जरूर होना चाहिए सिलेक्शन, वरना तो एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैंने भी ड्रॉप किया था मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, तो उस चीज का भी एक काफी ज्यादा प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को कैसे डील करा? और मेरा तो एक्चुअली 2 साल का ड्रॉप है, क्योंकि मुझे निमसर के बारे में पता ही नहीं था, तो मैं बीएड में एडमिशन दे दी थी, लेकिन फिर निमसर के बारे में पता चला, तो फिर वहाँ वो लाइन छोड़ दी, तो थोड़ा पैसा तो ज्यादा ही था। बट ये फैमिली के सपोर्ट की वजह से इतना कुछ फील नहीं हुआ। तो फैमिली का सपोर्ट तो काफी, और सभी स्टूडेंट्स के पास लगभग फैमिली का सपोर्ट तो है ही। तो इस हाँ, बात पे काउंट करिए और बस मेहनत करिए। और जैसे अब थोड़ा एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम के दौरान क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे किस सेक्शन को पहले करना चाहिए? कोई कोई मैथ पहले करता है, मैं भी पहले मैथ करती थी क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन वही होता है। कुछ कोई कोई रीजनिंग करता है क्योंकि उनको उससे कॉन्फिडेंस आता है, कोई कंप्यूटर करता है। तो तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या सेक्शन मैं पहले भी करना है? सबसे पहले मैथ्स करती थी, उसके बाद रीजनिंग, या फिर जो इंग्लिश या कंप्यूटर में जो पहले आ जाए उसमें मतलब और सबसे पहले मैथ्स को अप्रोक्स 1 आवर देती थी, फिर उसके बाद रीजनिंग को अप्रोक्स हाफ एन आवर, उसके बाद इंग्लिश और कंप्यूटर में जैसा भी मतलब क्वेश्चन बने, फिर उसके बाद जो टाइम बचता था उसको मैं फिर मैथ में देती थी। ओके ओके, तो मैथ तो सबसे स्कोरिंग सेक्शन है, लेकिन कई बार बच्चे सिर्फ मैथ पे ही ध्यान देने लगते हैं और सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब एक रैंक बूस्ट करने के लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। मैथ तो है इम्पोर्टेंट, वो तो मतलब 600 मार्क्स की है, तो काफी इम्पोर्टेंट है, बट रीजनिंग भी काफी स्कोरिंग मतलब काफी रैंक पुश कर देती है अगर रीजनिंग अच्छी है तो। बिल्कुल, रीजनिंग के भी काफी अच्छे मार्क्स होते हैं, तो उस पर भी ध्यान है। और कई बार इंग्लिश भी बहुत फैक्टर होता है जो कि चीजें चेंज कर देता है। और बहुत सारे बच्चे अक्सर इंग्लिश को छोड़ देते हैं कि इंग्लिश तो नहीं आए होगा। जैसे मेरे पेपर में 20 में से मैंने 15 क्वेश्चन करे थे। तो अगर आप 15 क्वेश्चन इवन, और इंग्लिश के क्वेश्चन बस ऐसे होता है कि देख लो हो जाएगा, वो 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लेता है, लेकिन कई बार बच्चे स्किप कर देते हैं। तो कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, सब लोग करना जरूर सब कुछ, और अच्छे से पेपर होगा। क्या पता कैसा पेपर आ जाए, मैथ बहुत टफ हो जाए और इंग्लिश हम नहीं पढ़ के गए तो फिर इंग्लिश भी नहीं कर पाएंगे। तो सब चीजों में अच्छे से तैयारी रखना। और जैसे किसको एक क्रेडिट देंगी कि इतनी अच्छी रैंक आई? सर को तो है ही क्रेडिट, और भी लोगों को कि मतलब इनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। फैमिली को मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, उनका काफी बोला, क्योंकि बीच में कंडीशन हो गई थी कि उस टाइम तो फैमिली अगर सपोर्ट ना करती तो प्रिपरेशन भी छूट जाती। फैमिली का सपोर्ट तो बहुत मदद करता है। और अभी आगे के लिए क्या फ्यूचर सोचा है, कहाँ एडमिशन लेना है, एमसीए में क्या करना है, क्या उम्मीदें लेके चल रहे हैं? अभी एनआईटी त्रिची अलॉट हो चुका है, तो ओह, अभी तो वही, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, तो अभी वही एडमिशन लेंगे। तो और एमसीए के लिए क्या उम्मीदें रखी है, ये हो जाए अभी या? तो मेरा कंप्यूटर में कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर मुझे कंप्यूटर के बारे में कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, बट ये मेरे भैया जो मतलब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, तो वो मेरी काफी हेल्प कर देते हैं तो चीजें बताने में, तो वहां से हेल्प लेके थोड़ी बहुत चीजें कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। 3 साल का टाइम रहता है, बहुत सारे नॉन कंप्यूटर बच्चों के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, सब कवर कर लेते हैं, और मेहनत बस लगती है, बाकी सब कवर हो जाता है।
और हम लोग तो है ही सीनियर्स, यहाँ तो है ही, सब अच्छे से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जैसे एक एंडिंग सेंटेंस में अगर कुछ बोलना चाहेंगे जो भी अपने से 2023 या 2024 के स्टूडेंट्स हैं, कि उनको मैं आपकी सीख में ये चीज ध्यान रखना, तो ऐसा कुछ एक एंडिंग सेंटेंस। हाँ, मैं सबसे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी कि एक्यूरेसी पे सबसे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत खराब थी, तो मुझे पता है कि वहां से मतलब काफी फर्क पड़ा। एक तो डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है जब एक्यूरेसी खराब होती है। तो और वो टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करें, और रिवीजन तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं उसके बाद रिवीजन नहीं करते, या टेस्ट दे दिया, टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हैं। उससे एक टेस्ट, जैसे सर कहते भी है, टेस्ट से देना इम्पोर्टेंट नहीं है, टेस्ट से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो करा है और जो नहीं हो पाया वो क्यों नहीं हो पाया, उसको कैसे करना है, ये सब चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, इसीलिए वो टेस्ट हो रहे हैं, वो फाइनल टेस्ट नहीं है, उसे सीखना ही जरूरी है। ओके, सो और थैंक मैं यू। तो सबसे ज्यादा रिवीजन पे ही फोकस करती थी, बल्कि ये 1 या 2 आवर्स डेली रिवीजन करती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जो पिछला पढ़ा है भूल जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा पढ़े रहने का। यस, बिल्कुल, रिवीजन तो बहुत जरूरी है, वरना हम पढ़ पढ़ के पीछे छूटता जाए, क्या फर्क पड़ता है अगर एग्जाम में फिर कुछ चीजें याद ना आए और या फिर कॉन्सेप्ट्स ना याद आए। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि रिवीजन अगर नोट्स नहीं होंगे तो रिवाइज करेंगे कहाँ हाँ, से, बुक में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, उतना सब तो एंड टाइम पे हम लोग रिवाइज नहीं कर सकते, तो नोट्स अच्छे से बनाना। बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, बस इतना हो कि तुमको समझ में आ रहा है वहाँ क्या लिखा है, और इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, बस समझ में आ जाए उतना बहुत है। ओके, तो अभी हम लोग ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और वैष्णवी को उसके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू सो मच। may God bless you, everything best happens with you.